Hello स्टूडेंट्स in this lecture we will discuss about the important news और उससे रिलेटेड जो कोई इन्फॉर्मेशन या फैक्ट है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द ट्रेड डेफिसिट कि हमारे यहाँ पे जो गुड्स का जो सेक्टर है उसके अंदर ट्रेड डेफिसिट अपने मैक्सिमम के ऊपर पहुँचा है लास्ट 10 मंथ के कंपेरिजन के अंदर। तो स्टूडेंट्स अगर किसी भी सेक्टर के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर आपको ट्रेड का अगर डेफिसिट देखने के लिए मिलता है डैट मीन्स उस कंट्री के द्वारा जो इंपोर्ट है वो ज़्यादा किया जाता है एज कंपेयर टू द एक्सपोर्ट। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कि हमारे यहाँ पे गुड्स के सेक्टर के अंदर 10 मंथ का जो कंपैरिजन में है सबसे ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट है वो पहुँचा है। बट अगर हम बात करें कि सर्विस सेक्टर के बारे में तो हमारे यहाँ पे जो सर्विस सेक्टर के अंदर भी जो डिक्लाइन है वो देखा गया है। आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद में जो डिक्लाइन हुआ है सर्विस सेक्टर के अंदर भी। तो स्टूडेंट्स अगर इंपोर्ट ज़्यादा किया जाएगा और एक्सपोर्ट कम किया जाएगा तो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है जो हमारा करंट अकाउंट है वो जो ऑलरेडी आपको डेफिसिट में देखने के लिए मिलेगा तो करंट अकाउंट यहाँ पे और भी ज़्यादा डेफिसिट है वो वाइड होगा इन सभी ट्रेड के डेफिसिट की वजह से। आप देखिए कि हमारा जो करंट अकाउंट है वो डेफिसिट में क्यों होता है उसके बिहाइंड में अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे जो हाईएस्ट आपको ऑयल का जो इंपोर्ट है वो देखने के लिए मिलता है। जैसे कि क्रूड ऑयल का जो इंपोर्ट है वो किया जाता है हाईएस्ट। फिर इंडिया के अंदर आपको एक हाईएस्ट जो गोल्ड का इंपोर्ट है हाई गोल्ड का जो इंपोर्ट है वो भी देखने के लिए मिलेगा कि गोल्ड का जो इंपोर्ट है वो भी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। इसी वजह से जो हमारा करंट अकाउंट है वो डेफिसिट के अंदर होता है। अगर हम बात करें क्या हमारे यहाँ पे ऑयल सेक्टर में एक्सपोर्ट नहीं होता तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि क्रूड ऑयल हम बेसिकली जो क्रूड ऑयल है वो बेसिकली हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। और जो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हैं जैसे क्रूड ऑयल को रिफाइन करने के बाद में जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं इंडिया रिफाइनरिंग के लिए जाना जाता है इस ऑयल सेक्टर के अंदर में। तो रिफाइनरिंग प्रोडक्ट्स को हमारे कंट्री के द्वारा एक्सपोर्ट किया जाता है। बट आप देखिए कि अगर हम कंपेयर करें क्रूड ऑयल के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की कैटेगरी में तो एक्सपोर्ट का जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट सर्विस सेक्टर ही वो सेक्टर है जिसके थ्रू हम हमारे जो करंट अकाउंट डेफिसिट है जिसका ये जो डेफिसिट है इसको हम कंट्रोल करते हैं क्योंकि इंडिया सर्विस सेक्टर के अंदर एक्सपोर्ट की वजह से जाना जाता है। जो हमारा सर्विस सेक्टर है उसके अंदर हम एक्सपोर्ट की वजह से जाने जाते हैं। स्टूडेंट्स अब सर्विस सेक्टर के अंदर भी डिक्लाइन आया है दैट मीन्स कि हमारा जो करंट अकाउंट का डेफिसिट है वो और भी ज़्यादा वाइड हो सकता है और भी ज़्यादा इंक्रीज कर सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कि ट्रेड डेफिसिट डिक्लाइन हुआ है। आप लोगों के लिए यहाँ पे एक होमवर्क है। होमवर्क ये है कि कमेंट सेक्शन के अंदर बताना और ना बताना चाहो तो आप खुद से रीड कर लेना कि आपको जो करंट अकाउंट डेफिसिट है जो हमारा करंट अकाउंट है और जो करंट अकाउंट के क्या क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या क्या हैं गुड्स कहाँ पे हैं सर्विस किधर रखा जाएगा तो वो सब आप यहाँ पे इसके बारे में ज़रूर से रीड करना कि करंट अकाउंट के क्या क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं और हमारा जो करंट अकाउंट है कब कब सरप्लस के अंदर आया कब कब हमने हमारा जो करंट अकाउंट है जो सरप्लस के अंदर अचीव किया था। कभी कभी कुछ क्वार्टर्स के अंदर में जैसे कि 2016 के अंदर एक बार एक क्वार्टर के अंदर में जो सितंबर से नवंबर का जो मंथ है उस समय में हमारा जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस के अंदर गेन किया था। इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे क्वार्टर्स हैं जिस समय में अलग अलग फेज के अंदर जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस का जो कैटेगरी है उसके अंदर आएगा। तो आपको कंपोनेंट रीड करने हैं यहाँ पे करंट अकाउंट के। धीरे धीरे ऐसे ही आप इकोनॉमिक्स को रीड करोगे या हर एक सब्जेक्ट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बार बार रीड करोगे तो आपको काफ़ी अच्छा होगा रिवीजन के अंदर में। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द नीफा वायरस के बारे में है। कोझिकोड के अंदर इसके जो केसेज हैं वो देखे गए हैं स्टूडेंट्स और इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया से जो मदद है वो मांगी है कि ऑस्ट्रेलिया के द्वारा यहाँ पे जो एंटीबॉडीज़ हैं उसके अंदर हेल्प किया जाएगा। जैसे कि मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडीज़ हैं उसके अंदर हेल्प प्रोवाइड की जाएगी नीफा वायरस के अंदर में। एक बार नीफा वायरस को यहाँ पे रिवाइज करते हैं स्टूडेंट्स। नीफा वायरस का जो फर्स्ट टाइम आउटब्रेक हुआ था वो 98 के समय हुआ। कहाँ पे हुआ था? इंडोनेशिया और सिंगापुर का जो रीजन है वहाँ पे फर्स्ट टाइम इसका जो आउटब्रेक है वो हुआ था 98 के समय। स्टूडेंट्स उसके बाद में बांग्लादेश और इंडिया के अंदर भी इसका आउटब्रेक हुआ है और 2018 में केरल के अंदर हुआ था और अब फिर से इसका आउटब्रेक है वो देखने के लिए मिला है नीफा वायरस का। कैसी ये डिजीज़ है अगर हम उसके बारे में बात करें तो जूनोटिक आपको डिजीज़ देखने के लिए मिलेगी कि एनिमल्स से ये ह्यूमंस के अंदर में ट्रांसफ़र होती है
और ह्यूमन टू ह्यूमन भी ट्रांसफ़र हो सकती है अगर क्लोज कॉन्टैक्ट है, उसका जो फ्लूइड है या इन्फेक्टेड फ्लूइड है उसके कॉन्टैक्ट में अगर कोई पर्सन आता है तो। स्टूडेंट्स आप देखिए कि अगर हम बात करें इस निफा वायरस के इलाज के बारे में, क्या इसका कोई क्योर अवेलेबल है, तो स्टूडेंट्स परमानेंट क्योर तो कोई भी अवेलेबल नहीं है, बट सेकेंडरी जो भी सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जाता है। जो भी सेकेंडरी सपोर्ट है, सेकेंडरी सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है मेडिकल स्टाफ के द्वारा। आप देखिए कि इसी निफा वायरस का निफा वायरस से इन्फेक्टेड पर्सनस का इलाज करते हुए एक काफ़ी फेमस नर्स हैं जिसको नाइटिंगेल अवार्ड भी दिया गया था 2019 के समय। तो उनको नाइटिंगेल अवार्ड दिया गया था निफा वायरस के अंदर अपनी सर्विस करते हुए। उन्होंने अपनी जो लाइफ है वो लेट डाउन की थी, मेडिकल सेक्टर में ही अपनी जो सर्विस है वो करते हुए। लिनी उनका नाम था बेसिकली। आप रीड करना, ऐसे एग्जाम्पल्स आप आंसर के अंदर कोट करोगे तो आपका आंसर सही हो सकता है, और एग्जाम्पल्स आप कंटिन्यूस न्यूज़पेपर को रीड करने से ही आएंगे आपको। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से जो हेल्प मांगी गई है निफा वायरस के रिगार्डिंग में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोझिकोड के अंदर में ये वायरस है, अभी प्रेजेंट समय इसका आउटब्रेक हुआ है। कोझिकोड बेसिकली केरल का एक हाईलैंड एरिया है। अब केरल के अंदर कहाँ पे सिचुएटेड है इसके बारे में देखना कि काफ़ी सारे ऐसे नाम हैं जो आपको केस से देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि कोची है, कोलम है, कोझिकोड है। ऐसे काफ़ी सारे नाम हैं जो आपको केस से ही देखने के लिए मिलेंगे केरल केरल के अंदर में। तो आप इनको देखना कि ये तीनों जो जगह हैं वो कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड हैं, कि कोलम कहाँ है, कोझिकोड कहाँ पे है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ऑस्ट्रेलिया से जो मदद मांगी है उसके बिहाइंड के रीजन ये हैं कि जो अगर हम बात करें मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडीज़ हैं उनको यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। अब ये एंटीबॉडीज़ बेसिकली क्या है, तो एंटीबॉडीज़ के बारे में अगर हम स्टूडेंट्स बात करें तो एंटीबॉडीज़ एक प्रोटीन प्रोड्यूस नेचुरली इम्यून सिस्टम के अंदर, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम के सपोज कीजिए ये हमारा इम्यून सिस्टम है, ये कोई ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, ये इनका इम्यून सिस्टम है। अगर ये ह्यूमन बॉडी के ऊपर में यहाँ पे किसी भी बाहर का जो पैथोजन है या फॉरेन ऑब्जेक्ट है, एंटीजन है, उसके द्वारा अटैक किया जाएगा, तो बॉडी का अपना एक रेस्पॉन्स सिस्टम होता है, बॉडी का एक अपना रेस्पॉन्स सिस्टम होता है जिसके द्वारा ऐसे जो एंटीजन, ऐसे जो प्रोटीन प्रोड्यूस किए जाते हैं नेचुरली बॉडी के ही इम्यून सिस्टम के द्वारा, उनको हम बेसिकली एंटीबॉडीज़ की कैटेगरी में रखते हैं। इन एंटीबॉडीज़ को यहाँ पे क्लोन किया जाता है, सिंगल पेरेंट सेल होने की वजह से इनको यहाँ पे क्लोन किया जाता है, और क्लोन के अंदर जो मैन मेड प्रोटीन है वो बनाया जाता है वाइट ब्लड सेल के साथ में। जो डब्ल्यूबीसी हैं वाइट ब्लड सेल, उनके साथ में इस मैन मेड प्रोटीन को क्लोन किया जाता है और ये जो एंटीबॉडीज़ हैं वो प्रोड्यूस की जाती हैं। स्टूडेंट्स एंटीबॉडीज़ कोई भी परमानेंट क्योर नहीं है इस निफा वायरस का, बट यहाँ पे इस वजह से दिए गए हैं कि इस एंटीबॉडीज़ का जो यूज़ है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक बार एक वायरस का आउटब्रेक हुआ था। वायरस का नाम है हेंड्रा वायरस, वायरस का नाम है हेंड्रा वायरस। अब आपके लिए होमवर्क आया है यहाँ पे, हेंड्रा वायरस कब आउटब्रेक हुआ, कहाँ पे हुआ ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इसको आपको गूगल करके रीड करना है। तो उस हेंड्रा वायरस के अंदर ये जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हुए थे उनको यहाँ पे यूज़ किया गया। अब आपके लिए एक स्टेटमेंट है कि एंटीबॉडीज़ कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, परमानेंट क्योर नहीं है, जो कि न्यूज़पेपर के अंदर ही मेंशन किया गया है। ये जो 14 एंटीबॉडीज़ बेसिकली अवेलेबल हैं इनको यूज़ किया जाएगा निफा वायरस के अंदर, क्योंकि इनके द्वारा जो स्टेज 1 है वो यहाँ पे स्टेज 1 के अंदर इनका जो ट्रीटमेंट है वो किया गया है, स्टेज 1 का इनका अप्रूवल है इन एंटीबॉडीज़ का। तो आपके लिए यहाँ पे रीड करना है हेंड्रा वायरस के बारे में जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर आउटब्रेक हुआ, और वो वायरस भी बेसिकली बैट ही, उसका जो बैट है, जो फ्रूट बैट को यहाँ पे इसका सोर्स माना गया है, निफा वायरस को जो फ्रूट बैट का सोर्स माना गया है, तो उसी का वहाँ पे जो सोर्स है वो भी फ्रूट बैट ही था, हेंड्रा वायरस का भी। तो दिस इज ऑल अबाउट द निफा वायरस। कोझिकोड के अंदर इसका आउटब्रेक हुआ। स्टूडेंट्स कोझिकोड के अंदर काफ़ी सारा जो हमारे यहाँ पे हॉर्टिकल्चर के सेक्टर में प्रोड्यूस किया जाता है, फ्रूट के प्लांट्स हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे भी जो बेसिकली इंडिया का जो मेडिकल स्टाफ है वो वहाँ पे सर्विलेंस कर रहा है। एक आप देखिए कि कोविड-19 के समय एक कॉन्सेप्ट न्यूज़ के अंदर आया था कि वन हेल्थ, और वन हेल्थ को आप देखिए कि ज़रूरी है सर्विलेंस करना। वन हेल्थ का मीनिंग ये है कि ह्यूमन बींग्स का ही यहाँ पे हेल्थ का सर्विलेंस क्यों किया जाए, क्यों यहाँ पे जो सर्विलेंस है वो यहाँ पे ना किया जाए इनका एनिमल्स का भी, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे वायरस हैं जिनका सोर्स एनिमल्स के थ्रू, जो फ्रूट बैट हैं उनके थ्रू आपको देखने के लिए मिलेगा।
तो स्टूडेंट्स वन हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है उसे अडॉप्ट करने की ज़रूरत है कि कंटिन्यूअस सर्विलेंस के थ्रू ही ह्यूमन बींग्स के अंदर स्प्रेड होने वाले इस तरीके के वायरस या इस तरीके के समय समय पे जो आउटब्रेक होते हैं उनको रोका जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कोझिकोड के अंदर जो फ्रूट्स हैं वो काफ़ी सारे आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप देखिए कि ऐसा ही 2018 के समय 2018 में जब आउटब्रेक हुआ था नेफा वायरस का, तो उस समय बनाना जो है, केला जो होता है, उसके अगेंस्ट में एक रूमर चला था कि वो केरल से आता है मैक्सिमम। हाँ, केरल के अंदर आपका जो बनाना है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं, बट आप देखिए कि उस समय महाराष्ट्र के अंदर एक जलगांव था। महाराष्ट्र उस समय में जो यहाँ पे जो बनाना है वो प्रोड्यूस होते हैं जलगांव के अंदर में। जलगांव है महाराष्ट्र के अंदर में, और उसको काफ़ी सारा नुकसान हुआ था उस 2018 के समय वहाँ के जो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जो पर्सन्स हैं उनको। तो दिस इज ऑल अबाउट द कोझिकोड के वायरस के बारे में हमने डिस्कस किया, जहाँ पे नेफा वायरस का आउटब्रेक हुआ है और कैसे सर्विलेंस किया गया है हमारे मेडिकल स्टाफ्स के द्वारा। जो मोबाइल टीम है, जो मोबाइल लैब है, टेस्टिंग लैब है, वहाँ पे सेटअप किए गए हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी, ये कहाँ पे सिचुएटेड है स्टूडेंट्स? पुणे के अंदर में ये सिचुएटेड है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जीएसटी का जो अपीलेट ट्रिब्यूनल्स हैं वो सेटअप किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये सेटअप किए जाते हैं। स्टेट्स के द्वारा, यूनियन टेरिटरीज के अंदर में कोई भी यहाँ पे डिस्प्यूट है गुड्स एंड सर्विस टैक्स का, तो उसको रिजोल्व किया जा सके। जो भी गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो यहाँ पे डिस्प्यूट है उसको रिजोल्व करने के रिगार्डिंग में इन ट्राइब्यूनल्स को सेटअप किया जाता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कौन सा है? 101 101 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसके थ्रू ये इस्टेब्लिशमेंट के अंदर आया था गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके अंदर जितने भी जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्स हैं, जो भी हमारे इनडायरेक्ट टैक्स हैं उनको यहाँ पे यूनिफॉर्म किया गया, इस प्रोसीजर के अंदर लाया गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंदर में। और 5 ऐसी स्लैब हैं वो बनाई गई, 5 ऐसी जो स्लैब्स हैं वो क्रिएट की गई टैक्सेशन के रिगार्डिंग में। एक आपको 0% देखने के लिए मिलेगा कि कोई भी जीएसटी है वो अप्लाई नहीं होगा वहाँ पे। 5%, 12% और इसके अलावा 18 और 28 ये कुछ ऐसी स्लैब हैं। 5 तरीके की जो स्लैब हैं जो बनाई गई गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंदर में। जीएसटी काउंसिल भी बनाई गई थी स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंदर में एक जीएसटी काउंसिल है वो भी बनाई गई। आर्टिकल क्या है स्टूडेंट जीएसटी काउंसिल का? 279A। 279A के थ्रू यहाँ पे जीएसटी काउंसिल बनाई गई। इसके चेयरमैन कौन है स्टूडेंट्स? इसके अगर हम बात करें कि चेयरमैन के बारे में, तो चेयरमैन हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर जो होंगे वो इसके चेयरमैन हैं। इसके अलावा आप देखिए कि इसके अंदर जो वोटिंग का जो राइट है वो सेंटर को है 1/3, और 2/3 जो राइट है वो बेसिकली यहाँ पे स्टेट्स को दिया गया है। 2/3 जो राइट है वो स्टेट्स को दिया गया है। कोई भी प्रपोजल यहाँ पे अगर वो प्रपोजल को यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता है तो उसका जो 3/4 मेजोरिटी है उसी के बेसिस पे उसको डिसाइड किया जाएगा। 3/4 मेजोरिटी होना चाहिए किसी भी प्रपोजल को अगर एक्सेप्ट किया जाता है तो उसके बिहाइंड में। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे चेयरमैन यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। किसी भी स्टेट के द्वारा जो एक फाइनेंस मिनिस्टर जिसको सेंड किया गया है उसको वाइस चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया जाएगा। इसके अलावा जो सेंटर के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, स्टेट्स के द्वारा जो यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर्स जो सेंड किए गए हैं वो सभी इसके मेंबर होंगे। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें जीएसटी काउंसिल के बारे में, तो दिस इज ऑल अबाउट जीएसटी काउंसिल के। ऐसे आपको 3/4 मेजोरिटी, 1/3 यहाँ पे सेंटर के पास पावर है, स्टेट्स को मोर पावर दी गई है यहाँ पे जीएसटी काउंसिल के अंदर में। अब जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल्स की बात करें जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं। जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल्स की बात करें, अगर हम बात करें स्टूडेंट ट्राइब्यूनल्स की, तो आपको पहली बात तो ट्राइब्यूनल्स के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो ट्राइब्यूनल्स हैं, आर्टिकल 323A एंड आर्टिकल 323B, इनके थ्रू आपको जो ट्राइब्यूनल्स हैं उनका कॉन्स्टिट्यूशन देखने के लिए मिलता है। 323A किस चीज़ के रिगार्डिंग में है? ए से ए याद रखो, एडमिनिस्ट्रेशन के जो पर्पज़ के जो ट्राइब्यूनल हैं उनको 323A के अंदर रखा जाता है, और 323B के अंदर अदर पर्पज़ ऑफ ट्राइब्यूनल जो हैं उनको यहाँ पे रखा जाता है, उनको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। स्टूडेंट्स ये अमेंडमेंट कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया? क्या ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था या 44 के थ्रू? ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे, आपके लिए होमवर्क है
कि जो ट्राइब्यूनल्स कॉन्स्टिट्यूट हुए हैं वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हुए हैं, ट्राइब्यूनल्स के रिगार्डिंग में प्रोविजन। इससे पहले के आर्टिकल कौन से हैं? इससे पहले आपको आर्टिकल देखने के लिए मिलेंगे 315 से लेकर 323 के जो आर्टिकल हैं वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के रिगार्डिंग में हैं। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के आर्टिकल हैं। और इस आर्टिकल के बाद के जो आर्टिकल है वो जो 324 है जो इलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग में है, जिसे हमने कंटिन्यूस डिस्कस किया है। आज भी एक न्यूज़ उसके रिगार्डिंग में है इलेक्शन कमीशन के बारे में। तो ट्राइब्यूनल्स उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं। जीएसटी का जो अपीलिएट ट्राइब्यूनल है जिसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, अगर हम बात करें इसका जो सेंटर सीट है, जीएसटी के जो ट्राइब्यूनल्स सेंटर के द्वारा फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं, यहाँ पे कोई भी डिस्प्यूट है उसको रिजोल्व करने के रिगार्डिंग में इसकी सेंटर सीट आपको हमेशा दिल्ली के अंदर देखने के लिए मिलेगी कि सेंटर सीट है वो दिल्ली के अंदर रहेगी। इसके अलावा जो ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट होगा जिसके अंदर 2 लोग यहाँ पे आपको टेक्निकल मैटर के मिलेंगे, 2 लोग आपको जुडिशियल सेक्टर के मिलेंगे, 2 लोग टेक्निकल के और जो 2 लोग हैं जो जुडिशियल सेक्टर से रिलेटेड होंगे इन जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स हिमाचल प्रदेश के बारे में है, हिमाचल प्रदेश के जो सीएम हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनके द्वारा बेसिकली अपना जो पर्सनल सेविंग है उसके थ्रू जो 50 लाख रुपये हैं वो यहाँ पे सेविंग और रिलीफ फंड है उसके अंदर इन्होंने डोनेट किया है। वहाँ के जो बेसिकली चीफ सेक्रेटरी हैं, स्टेट के चीफ सेक्रेटरी, उनको अपना जो चेक है पर्सनल चेक उनके द्वारा दिया गया है। तो स्टूडेंट्स ये काफ़ी अच्छा एक एफर्ट्स है कि अपनी पर्सनल सेविंग के थ्रू उन्होंने जो पैसा है वो दिया है। बेसिकली पॉलिटिशियंस को आप देखिए पब्लिक डोमेन में ऑलवेज क्रिटिसाइज किया जाता है, बट कुछ उनके स्टेप्स हैं वो जो आपको काफ़ी सही देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स हिमाचल प्रदेश के अंदर अभी मानसून समय में बारिश काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन देखने के लिए मिला, बारिश की वजह से काफ़ी सारी प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ। G20 की मीटिंग के दौरान भी जो हिमाचल प्रदेश के जो सीएम हैं उनके द्वारा ऑनरेबल पीएम सर को रिक्वेस्ट किया गया कि हिमाचल प्रदेश में जो रेन की वजह से जो डिस्ट्रैक्शन हुआ है उसको आप नेचुरल डिजास्टर या नेशनल डिजास्टर की कैटेगरी के अंदर रखिए। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 का, उसको नेशनल लेवल पे कौन हेड करता है? ऑनरेबल पीएम सर। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को कौन हेड करता है? स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को हेड करते हैं सीएम। और स्टूडेंट्स इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी देखने के लिए मिलेगा तो वहाँ पे हैं डीएम। तो आप देखिए कि 3 पावरफुल पोस्ट हैं, पीएम है, सीएम है, और आप पढ़ाई लिखाई करोगे तो आप डीएम तो आप बन ही सकते हो अच्छे से अगर आपने मेहनत करी। स्टूडेंट नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर में 2 कैटेगरी से जो डिजास्टर हैं उनको यहाँ पे डिसाइड किया जाता है। एक मैन मेड कैटेगरी के अंदर होने चाहिए, मैन मेड कैटेगरी के अंदर अगर हैं, और इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पे नेचुरल, मैन मेड कैटेगरी और नेचुरल के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे फ्लड है, रेनफॉल है, इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पे अर्थक्वेक है, सुनामी है। इस तरीके के जो इंसिडेंट हुए हैं उनको नेचुरल कैटेगरी ऑफ डिजास्टर में रखा जाता है। मैन मेड कैटेगरी के अंदर आपको न्यूक्लियर है, बायोलॉजिकल है और केमिकल है, उस कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। अब यहाँ पे जुलाई का जो मंथ है, इस न्यूज़ को हमने पहले भी डिस्कस किया था। जुलाई के मंथ के अंदर एक पार्लियामेंट सेशन के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो लाइटनिंग है, जो बिजली जो होती है बारिश में, बारिश के समय जो बिजली देखने के लिए मिलती है, जो लाइटनिंग की वजह से, जो लाइटनिंग है उसकी वजह से जो डेथ होती है उसको यहाँ पे कौन से डिजास्टर की कैटेगरी में रखा जाता है? तो बेसिकली स्टूडेंट्स वहाँ पे मना किया गया कि लाइटनिंग से रिलेटेड किसी भी डेथ को यहाँ पे डिजास्टर की कैटेगरी के अंदर नहीं रखा जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जिसके एक्ट के थ्रू अपने जो पैसे हैं रिलीफ फंड के अंदर में ऑनरेबल सीएम सर के द्वारा दिए गए हैं, हिमाचल प्रदेश के जो सीएम हैं उनके द्वारा। तो काफ़ी अच्छा एक पॉजिटिव स्टेप है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जो हमने कल भी डिस्कस किया था, हमारे यहाँ पे जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको बेसिकली सेक्सुअल असोल्ट के रिगार्डिंग में एक जो वॉइस है वो रेज की गई थी एक्टिविस्ट के द्वारा कि हमारे यहाँ पे जो एनिमल्स हैं उनको सेक्सुअल असोल्ट किया जाता है। और हमारे यहाँ पे जो आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड है, जिसको अभी रिसेंटली उसके रिगार्डिंग में कोडिफिकेशन आए हैं, भारतीय न्याय संहिता और 3 जो कोड आए हैं जिसके अंदर एविडेंस एक्ट, इंडियन पीनल कोड और सीआरपीसी जो है क्रिमिनल प्रोसीजिंग जो कोड हुआ करता था उसको यहाँ पे चेंज किया गया है।
आप देखें कि आईपीसी का जो सेक्शन 377 है उसके अंडर में बुक किया जाता है। न्यू दिल्ली के अंदर, अब वेस्ट दिल्ली के अंदर किसी एक पर्सन को यहाँ पे पकड़ा गया और 377 के अंदर में उनको बुक किया गया है। अब आप देखें कि यहाँ पे एक्टिविस्ट के द्वारा क्वेश्चन है वो क्या रेज किया गया था, कल हमने इसको डिस्कस किया गया था कि जो भारतीय न्याय संहिता जो बनाई गई है, नया जो कोडिफिकेशन किया गया है, ये आईपीसी बेसिकली आपको जो कॉलोनियल एरा है, जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ हैं उनके समय का देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज किया गया था कि जो नया जो भारतीय न्याय संहिता है उसके अंदर इसको ऐड किया जाए, जिससे कि इस तरीके का जो सेक्सुअल असोल्ट किया जाता है डॉग्स के ऊपर में या किसी भी जानवर के ऊपर जो किया जाता है जिन लोगों के द्वारा, उनको रोका जा सके। उनका यहाँ पे प्रिवेंशन से रिगार्डिंग में जो यहाँ पे सेक्शन है वो होना चाहिए नए वाले कोड के अंदर भी। दो न्यूज़ यहाँ पे स्ट्रेट डॉग्स के रिगार्डिंग में और हैं स्टूडेंट्स की, जहाँ पे अटैक किया गया, या अटैक्स डे बाय डे इंक्रीज हुए हैं। उसके बिहाइंड के रीजन ये हैं स्टूडेंट्स कि इनका जो बर्थ जो कंट्रोल का जो प्रोग्राम है उनको लोकल अथॉरिटीज़ के द्वारा प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट ना करना एक इसका रीजन है। कुछ समय पहले यहाँ पे एक न्यूज़ ये और आई थी कि जो फरीदाबाद है या गाजियाबाद है, कोई एक जगह है दिल्ली के पास में, जहाँ पे एक बच्चे का यहाँ पे डॉग के द्वारा बाइट करने की वजह से उसको बेसिकली रेबीज का जो प्रॉब्लम हुआ। तो जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट हो, अगर आपको बाई इंसिडेंट अगर कोई इंसिडेंट होता है आपके साथ में डॉग के रिलेटेड, तो विद इन 24 आवर या कोशिश कीजिए विद इन द 12 आवर आप यहाँ पे जो रेबीज एंटी रेबीज जो इंजेक्शन जो लगाया जाता है उसको आप यहाँ पे ज़रूर से लगवाइए नियर बाई जो भी हॉस्पिटल में जाके। और इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो ये काफ़ी फ्री अवेलेबल है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे डेमोक्रेसी डे के बारे में है। हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस किया था कि तमिलनाडु सॉरी कर्नाटका के अंदर काफ़ी सारे लोगों के द्वारा इंडिया का जो प्रियम्बल है वो रीड किया गया। स्टूडेंट्स ये बैकग्राउंड के अंदर जो फोटो है, बैकग्राउंड के अंदर जो बेसिकली बिल्डिंग का फोटो है, ये कर्नाटक का लेजिस्लेटिव असेंबली है। ये काफ़ी फेमस है इसका स्ट्रक्चर के पर्पज़ से। तो हम बात करें प्रियम्बल के बारे में, तो हमने देखा था कि कैसे इस प्रियम्बल को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड एन के पालकीवाला के द्वारा कहा गया। इसके अलावा इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के ऊपर ये बेस है। यूएसए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था जिसके अंदर प्रियम्बल को यूज़ किया गया था। इंडिया के अंदर सबसे पहले जो प्रियम्बल यूज़ किया गया 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, जिसे कि हम मोंटेगू चेम्सफोर्ड के रूप से भी जानते हैं या मोनफोर्ड रिफॉर्म के रूप से भी उसको बोलते हैं। आफ्टर द मोर्ले मिंटो 1909 के अंदर आया था मोर्ले मिंटो, जिसके अंदर फर्स्ट टाइम सेपरेट इलेक्टोरेट और फर्स्ट इंडियन को वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर ऐड किया गया था। पहले इंडियन कौन थे जिनको एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर ऐड किया गया था, वो है एसपी सिन्हा। एसपी सिन्हा उनका नाम है। आप देखिए कि 1909 से पहले भी इंडियंस को ऐड किया गया था, बट वाइसरॉय की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके अंदर ऐड किया गया था। यहाँ पे इनको जो ऐड किया गया वो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर और इनको लो मेंबर बनाया गया था। स्टूडेंट 1919 में पहली बार आपको उस एक्ट के थ्रू जो प्रियम्बल है वो देखने के लिए मिलेगा उस कानून के अंदर में। ये बेसिकली मेंशन नहीं है, इसको आप गूगल करना। आपका जो पॉलिटी के पॉपुलर जो किताब है एम लक्ष्मीकांत, उसके अंदर ये मेंशन नहीं है ये वर्ड। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो प्रियम्बल को रीड किया गया है, तो प्रियम्बल हमें क्या क्या बताता है? प्रियम्बल हमें बताता है कि सोर्स ऑफ पावर कौन है हमारे कंट्री में, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो सोर्स ऑफ पावर कौन है? वी द पीपल। वी द पीपल, जिससे हमारा जो प्रियम्बल है वो स्टार्ट होता है। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट कैसा होगा? हमको इंडिया का जो स्टेट है, इंडिया का जो हमारा ये जो कंट्री है, इसको कैसा बनाना है? सोवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक बनाना है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रियम्बल का ऑब्जेक्टिव क्या है? कि जस्टिस आपको प्रोवाइड करना है, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी आपको प्रोवाइड करना है। बेसिकली जस्टिस आपको प्रोवाइड करना है, लिबर्टी आपको प्रोवाइड कराना है, इक्वलिटी एंड द फ्रेटर्निटी। दिस इज ऑल अबाउट द ऑब्जेक्टिविटी। एंड यहाँ पे डेट भी बताई गई है कि 26 नवंबर का जो दिन है उस दिन हमने 1949 को इसको कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया है। कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट के अंदर आएगा स्टूडेंट 2 मंथ के बाद में, जो 26 जनवरी है 1950 का, उस दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कमेंसमेंट के अंदर आएगा। उसके बिहाइंड के रीजन क्या थे? रीजन ये है कि हमारे यहाँ पे जो पूर्ण स्वराज है उसका डे हमने 1929 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था, कहाँ हुआ था ये सेशन? लाहौर के अंदर। आप याद रखना 1930 के अंदर कोई भी कांग्रेस का सेशन नहीं हुआ, फिर 1931 के अंदर होगा, वो कराची के अंदर होगा।
29 का जो सेशन है उसको हेड किया था जवाहरलाल नेहरू ने। 31 के सेशन को हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनके द्वारा हेड किया गया था। 29 के इस सेशन के अंदर एक ऑब्जेक्टिव निकाला गया कि हमको पूर्ण स्वराज है वो चाहिए, डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमको चाहिए। और नेक्स्ट जो 26 जनवरी का जो दिन है उस दिन हम हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाके जो पूर्ण स्वराज है उसको मनाएंगे, डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपना जो फ्लैग है उसे होस्ट करेंगे। स्टूडेंट्स उसी के बाद में 1930 में पूर्ण स्वराज मनाया गया। उसी डे का इन्फ्लुएंस को देखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर को बन गया था, हमारा अडॉप्ट हो गया था, बट उसका कमेंसमेंट 26 जनवरी को आया 1950 के दिन, जिसको हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। डेमोक्रेसिक डे के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट, डेमोक्रेसी डे 2007 के समय यूएन के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया गया। 2007 में यूएन के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया गया। उस समय आप देखिए 2007 में इसको क्यों सेलिब्रेट किया गया, सितंबर में 15 सितंबर के दिन ही। आप देखिए कि 97 के अंदर जो सितंबर का जो मंथ है उस दिन जो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है, जो यूएन का इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है, उसके द्वारा जो डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग में जो रिजोल्यूशन है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग में, उसे अडॉप्ट किया गया था इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के द्वारा 1997 के अंदर में। तो उसी की याद में डेमोक्रेसी डे मनाया जाता है। रिसेंटली G20 की मीटिंग के अंदर इंडिया ने अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी एज वेल एज द मदर ऑफ डाइवर्सिटी के रूप में भी बताया है। डाइवर्सिटी तो आपको देखने के लिए मिलेगी, कल्चर डिफरेंट है, लैंग्वेज डिफरेंट है, हर 10-5 किलोमीटर के अंदर ये चेंज होता है। और जो अगर हम बात करें कि डेमोक्रेसी का, अगर हम इंडिया यहाँ पे मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, तो आपको इवन चोला एम्पायर के समय से जो आपको डेमोक्रेसी है ग्रास रूट लेवल के ऊपर, जो पंचायती राज सिस्टम है, वो आपको चोला एम्पायर के समय से देखने के लिए मिलेगा कि डिसीजंस लिए जाते थे। हमारे यहाँ पे लोकल जो लोगों को इन्वॉल्व करते हुए डिसीजन मेकिंग हुआ करता था। नेक्स्ट अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में है कि जो एनसीपी के अंदर दो जो यहाँ पे फैक्शंस बने हैं, उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे जो सुनवाई है वो की जाएगी, जिसके अंदर दोनों फैक्शंस को यहाँ पे सुना जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कि उनके अंदर बेसिकली जो पार्टी का जो सिंबल है, किसको पार्टी का सिंबल जाएगा, जो पार्टी के अंदर स्प्लिट हुआ है उसी के बेसिस पे। कल हमने जब इलेक्शन कमीशन को रीड किया था रिगार्डिंग द डेट पार्लियामेंट्री सेशन के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने के लिए जो पैनल बनाया गया है उसके रिगार्डिंग में, तो हमने डिस्कस किया था कि इलेक्शन कमिश्नर्स को यहाँ बेसिकली 3 टाइप की पावर है। पहली पावर है कि एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पज से है। एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पज की पावर आपको देखने के लिए मिलेगी कि समय समय पे आफ्टर एवरी सेंसस डिलिमिटेशन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करना। डिलिमिटेशन कमीशन आर्टिकल 82, सॉरी स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूट करने की जो पावर है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, बट डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं जो बाइंडिंग होती हैं बेसिकली, तो उन रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करना कैसे कि जो सेंसस के बाद में पॉपुलेशन के बेसिस पे जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनको डिसाइड करना। डिलिमिटेशन कमीशंस की जो भी यहाँ पे जिस तरीके से एडजस्टमेंट किया जाता है जिससे कि जो रेशियो है, रेशियो विद इन द स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर भी रेशियो बराबर रहे, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी जो रेशियो है वो इक्वल हो पॉपुलेशन के बेसिस पे। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन है जो रोल्स को तैयार करना। नेक्स्ट हमने यहाँ पे देखा था कि एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस से इस तरीके से एक्टिविटी कैरी की जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एडवाइजरी जो पावर है, एडवाइजरी पावर आपको क्या देखने के लिए मिलेंगी कि यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है उनको एडवाइज करना या गवर्नर को एडवाइज करना है कि जो डिसक्वालीफाइड पर्सन है उसको आप यहाँ पे रिमूव कीजिए, ये यहाँ पे गलत तरीके से यहाँ पे इलेक्ट हुआ है, उनका जो नॉमिनेशन है उसको एग्जामिन करना, उसके रिगार्डिंग में को अगर कुछ है तो वहाँ पे एडवाइस करना कि इनको आप यहाँ से निकालिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि क्वासी जुडिशियल, एक क्वासी जुडिशियल पावर भी है। क्वासी जुडिशियल पावर बेसिकली यही है कि अगर कोई पार्टी के अंदर स्प्लिट होता है, कोई किसको सिंबल जाएगा पार्टी का, स्प्लिट को यहाँ पे देखना, उसको यहाँ पे उनकी सुनवाई करना दोनों फैक्शंस के बारे में। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वासी जुडिशियल पावर जो इलेक्शन कमीशन को दी गई है, उसके रिगार्डिंग भी ही नया बिल आने वाला है। मल्टी मेंबर बॉडी है, 1 चेयरमैन है, 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं हमारे कंट्री के अंदर प्रेजेंट समय में। तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्शन कमीशन। एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया का जो रिपोर्ट है जिनके ऊपर केस किया गया था, तो उसी के रिगार्डिंग में ऑनरेबल CGI सर के द्वारा कहा गया है
कि एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है वो हो सकता है बेसिकली उसमें परसेंटेज ऑफ एरर हो, किसी एक सेक्शन को ना कवर किया गया हो, रिपोर्ट के अंदर लिटिल बिट हो सकता है खराबी भी हो। बट आप देखें कि यहाँ पे हम जो एडिटर्स, जो प्रेस की जो फ्रीडम है, जो फ्री स्पीच की जो पावर है, जो राइट है, उसको यहाँ पे हम सप्रेस नहीं कर सकते हैं। ये सीजीआई सर के द्वारा कहा गया है कि उनकी जो पावर है उसको हम सप्रेस नहीं कर सकते हैं। दिस इज ऑल सेड इन द कोर्ट का प्रोसीडिंग के दौरान। इसके अंदर उन्होंने ये भी कहा कि केस के अंदर में 153A जो सेक्शन है, जो दो ग्रुप्स के अंदर, दो सोशल कम्युनिटीज़ के अंदर एनिमिटी को अगर कोई प्रमोट करता है तो वहाँ पे 153 है वो लगाया जाता है, 153A सेक्शन। तो यहाँ पे ये बोला गया कि 153A क्यों लगाया जाए, आप ये बेसिकली इसके बारे में एग्जामिन बताइए। जिन लोगों ने यहाँ पे जो केस है वो फाइल किया था उनसे सीजीआई सर के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया। तो दिस इज ऑल अबाउट द एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया के बारे में। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, 1978 के समय जो हमारे कुलदीप नैयर नाम के काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, अब तो उनका रिसेंटली डेथ हुआ है लास्ट 2-3 ईयर्स के अंदर में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं कुलदीप नैयर सर, उनके द्वारा ये इस्टेब्लिश किया गया था आफ्टर द इमरजेंसी। और प्रेस फ्रीडम के रिगार्डिंग में इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर इंडिया की रैंक क्या है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना या आप रीड करना, ना बताना चाहो तो। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट सीजीआई सर के बारे में ही है, उन्होंने कहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनती हैं उनके द्वारा हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंटरप्रिटेशन है वो ही नहीं किया जाता। उन्होंने बेसिकली एक लेटर के अगेंस्ट में ये यहाँ पे स्टेटमेंट दिया था। इन्होंने कहा कि कल हम बेसिकली यहाँ पे जो ड्राइवर्स है उससे रिलेटेड एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर डिस्कस कर रहे थे। तो ये आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो ड्राइविंग कम्युनिटी है, जो लोग ड्राइवर्स होते हैं, उनको रिलीफ भी इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के थ्रू ही देखने के लिए मिलती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इज नॉट ओनली अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन के रिगार्डिंग में नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आपको देखने के लिए मिलेगी आर्टिकल 143 का जो क्लोज 3 है उसके अंडर में इसको मेंशन किया गया है कि मिनिमम 5 जज बैठ के अगर डिसाइड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का मैक्सिमम इंटरप्रिटेशन वहाँ पे डिसाइड किया जाता है। संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा 75 ईयर्स कंप्लीट होने पे कुछ अवार्ड्स दिए गए हैं। तो संगीत नाटक अकेडमी के बारे में अगर हम बात करें, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है उसके द्वारा इसको रजिस्टर किया गया है, 1860 का सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के द्वारा। इसके अलावा स्टूडेंट्स पीवी राजा मन्नार जो हैं, पीवी राजा मन्नार आपने और भी सुना होगा इनके बारे में, पॉलिटी की बुक को अच्छे से रीड करोगे तो आपको पता होगा कि कहाँ पे इनका नाम मेंशन है, क्या फाइनेंस कमीशन के अंदर मेंशन है या कहाँ पे मेंशन, आप बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट पीवी जो राजा मन्नार है वो बेसिकली फर्स्ट चेयरमैन थे संगीत नाटक अकेडमी के। 1954 के समय ये इस्टेब्लिशमेंट के अंदर आया, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू है। हमारे कंट्री में जो म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा है उसको ये रेगुलेट करता है, उसके रिगार्डिंग में ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे अकेडमी है संगीत नाटक अकेडमी। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आती है बेसिकली स्टूडेंट्स। नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। डिफेंस सेक्टर का हाईएस्ट काउंसिल है ये और हाईएस्ट बॉडी है जिसके द्वारा डिसीजंस लिए जाते हैं। इसको हेड करते हैं मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। जो हमारे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं उनके द्वारा, जो रक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा इस काउंसिल को हेड किया जाता है। और स्टूडेंट्स अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की इस काउंसिल के बारे में बात करें, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, कि कोई भी नया सामान एक्वायर करना है उसके रिगार्डिंग में डिसीजंस यहाँ पे लिए जाते हैं, जैसे अभी रिसेंटली लिए गए हैं। तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ, अगर हम बात करें स्टूडेंट, जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी रिकमेंडेशन के बाद में, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की जो रिकमेंडेशंस है उसके बाद में, आफ्टर द पोस्ट जो कारगिल वॉर है, पोस्ट जो कारगिल वॉर है उसके बाद में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। स्टूडेंट्स एक कारगिल रिव्यू कमेटी भी है, कारगिल रिव्यू कमेटी भी है, उस के सुब्रमण्यम के द्वारा हेड की गई थी। तो जो कारगिल रिव्यू कमेटी है उनके द्वारा भी रिकमेंड किया गया कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल बनाई जाए जिसे डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा हेड किया जाए और डिफेंस सेक्टर में क्या नया एक्वायर करना है उसके रिगार्डिंग में डिसीजन है और इनके द्वारा लिए जाते हैं। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करें स्टूडेंट, नेक्स्ट न्यूज़ है पीएम केयर फंड के बारे में। पीएम केयर फंड आप देखिए कि कोविड-19 के समय में पीएम केयर जो फंड है उसको कोविड-19 के समय में इस्टेब्लिश किया गया था। अगर हम बात करें इस पीएम केयर फंड की, तो स्टूडेंट पीएम केयर फंड है बेसिकली पीएम प्राइम मिनिस्टर सिटीजन
प्राइम मिनिस्टर सिटीजन यहाँ पे असिस्टेंस, कि सिटीजन्स का असिस्टेंस है रिलीफ इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर में, जो रिलीफ प्रोवाइड करना है इस इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर में। टू कोविड-19 के समय इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसको जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है वो हमारे पीएम सर होते हैं। जो अगर हम बात करें एक्स ऑफिशियो जो चेयरमैन है वो पीएम सर होते हैं, पीएम केयर्स फंड के। इसके अलावा जो हमारे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं और मिनिस्ट्री ऑफ जो होम अफेयर हैं, ये भी इसके मेंबर्स होते हैं। 3 मेंबर्स यहाँ पे ट्रस्टी के रूप में अपॉइंट किए जाते हैं, जैसे ऑनरेबल पीएम सर के द्वारा लास्ट ईयर अपॉइंट किए गए थे 3 लोग, जिसके अंदर केटी थॉमस हैं, केटी थॉमस के अलावा आप देखिए कि जो कैरिया मुंडा हैं। इसके अलावा हमारे जो रतन टाटा हैं, जो हमारे रतन टाटा हैं और कैरिया मुंडा हैं, ये 3 लोग हैं जो बेसिकली पीएम केयर्स फंड के अंडर में एज ए ट्रस्टी के रूप में इनको अपॉइंट किया गया था। अगर हम बात करें पीएम केयर्स फंड की, तो स्टूडेंट्स 100% जो एग्जेप्शन है वो आपको इनकम टैक्स एक्ट के आईटी एक्ट का 100% एग्जेम्पशन है वो दिया गया है, 100% एग्जेम्प्टेड है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि जो एफसीआरए है वो भी यहाँ पे अलाउ नहीं होगा। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में कौन सा आता है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फीमा। अगर हम बात करें सीएसआईआर जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो काम है, उसके थ्रू जो मनी है वो भी डोनेट किया जा सकता है पीएम केयर्स फंड के अंदर में। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि कंपनी जो बड़ी कंपनी है उनके द्वारा अगर 2% या 3% जो पैसा है वो यहाँ पे कॉरपोरेट के अंदर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में जनता को डोनेट किया जाए। नेक्स्ट अबाउट द जल जीवन मिशन के बारे में है, महोबा डिस्ट्रिक्ट के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। जल जीवन मिशन के बारे में आप देखना स्टूडेंट, रूरल एरिया को टैप वाटर फंक्शनल जो पानी है वो पहुंचाने के रिगार्डिंग में 2024 इसका डेट है। तो रूरल एरिया के लिए है जल जीवन मिशन, ये आपको पता होना चाहिए। जल शक्ति मिनिस्ट्री बनाई गई थी, 2 ऐसी मिनिस्ट्री हैं उनको सबमर्ज करते हुए या मर्ज करते हुए ये जो मिनिस्ट्री है वो बनाई गई। नेक्स्ट हम बात करें, जो हमारे वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं वो स्पेन के लिए गए हैं और उन्होंने अपनी जो बेसिकली कुछ स्कीम्स हैं उनको वहाँ पे बताया है कैसे वुमेन्स को एम्पावरमेंट करने के रिगार्डिंग में ये हमारी स्कीम है। बेसिकली स्टूडेंट्स ये इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग में जो मिनिस्टर्स हमारे जाते हैं और इन्वेस्टमेंट लाने के रिगार्डिंग में कि बाहर से जो कोई कंट्री है वो इन्वेस्ट करे हमारे कंट्री स्टेट के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कर्नाटक के अंदर डिसीजन लिया गया कि जो हेट स्पीच है उसको यहाँ पे रोकने की ज़रूरत है, फेक न्यूज़ को, तो उन्हीं के रिगार्डिंग में डिसीजन लिया गया है कि आप क्रैक डाउन कीजिए। तो आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे जो फेक न्यूज़ है, मिस इन्फॉर्मेशन है, उसकी वजह से काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट है, वायलेंस है, वो आपको देखने के लिए मिला। जैसे अभी एग्जाम्पल के रूप में आप देखना कि रिसेंटली सतारा के अंदर एक इंसिडेंट हुआ, किसी के द्वारा ऐसा फेक न्यूज़ बनाया गया और उसके बाद में एक रिलीजियस कम्युनिटी के द्वारा दूसरे के ऊपर अटैक किया गया और उस पर्सन की डेथ हुई। बाद में जो रीजन था देखिए वो अजीब सा रीजन निकल के आया, एज ए जो चाइल्डिश नेचर का एक रीजन निकल के आया और इस तरीके का जो फेक न्यूज़ है उसको यूज़ किया गया, एज ए वायलेंस वहाँ पे डिस्टर्ब हुआ उस फेक न्यूज़ की वजह से। नेक्स्ट अगर हम बात करें तमिलनाडु के बारे में, तो तमिलनाडु के जो सीएम है उनके द्वारा बेसिक इनकम स्कीम है उसे लॉन्च किया गया है वुमेन्स के लिए। हमने राजस्थान के रिगार्डिंग भी डिस्कस किया था स्टूडेंट्स कुछ दिन पहले कि राजस्थान के द्वारा तो एक्ट बनाया गया था और कंट्री का फर्स्ट स्टेट बना था जिनके द्वारा एक मिनिमम इनकम के रिगार्डिंग का जो एक्ट है वो बना है। यहाँ पे 1 करोड़ वुमेन्स को बेसिकली जो बेसिक इनकम है वो दी जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि कुछ दिन पहले भी तमिलनाडु न्यूज़ के अंदर था, शायद कल ही न्यूज़ के अंदर था, जिसे हमने न्यूज़पेपर के अंदर नहीं कवर किया, इंडियन एक्सप्रेस में उसको मेंशन किया गया था कि तमिलनाडु के अंदर स्टूडेंट्स क्या हुआ कि पहली बार 3 ऐसी प्रीस्ट हैं, 3 ऐसी जो पुजारी हैं वो महिलाओं को अपॉइंट किया गया है। तो आप देखिए कि सदर्न इंडिया के जो स्टेट्स हैं वहाँ पे एक देवदासी सिस्टम हुआ करता था हमारे टेम्पल्स के अंदर में, और अब देखिए कि एक ऐसे वुमेन एम्पावरमेंट के रूप में वहाँ पे जो प्रीस्ट हैं उनको वहाँ पे रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें अपॉइंटमेंट किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे सीजीआई सर के द्वारा जो हमारे राम जेठमलानी हुआ करते थे, पॉपुलर हमारे यहाँ पे वकील हुआ करते थे कंट्री के,
तो राम जेठमलानी सर का एक मेमोरियल लेक्चर था, उसके अंदर इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि टॉप 50 जजेज का एक पैनल बनाया जाएगा या एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, जिसके बेसिस पे यहाँ पे उन जजेज को जो सीनियरिटी लेवल पे या अपॉइंटमेंट किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। तो ट्रांसपेरेंसी के रिगार्डिंग में है, जैसे कल ही हमने डिस्कस किया कि जो जुडिशियल डाटा ग्रिड है जो बेसिकली जुडिशियल सेक्टर के अंदर में नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड, जो जुडिशियल सेक्टर के अंदर केसेस के रिगार्डिंग में ट्रांसपेरेंसी के रिगार्डिंग में है। अगर हम प्रेजेंट समय की बात करें तो जो 3 जज केस है, प्रेजेंट समय में जो हमारा 3 जज केस है, उसी के बेसिस पे यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया जाता है। CGI प्लस में 4 सीनियर मोस्ट जजेस के द्वारा डिसीजन लिया जाता है, और उन डिसीजन के अंदर में किसी भी पर्सन को अगर 2 जजेस के द्वारा रिजेक्ट किया गया तो उसका नाम नॉमिनेट नहीं किया जाता है गवर्नमेंट को, फिर गवर्नमेंट के द्वारा उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। इसके अलावा देखिए स्टूडेंट्स, इसके अलावा आपको नेशनल NGAC का नाम आपने सुना होगा, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जो गवर्नमेंट लेके आई थी। उस नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के अंदर क्या था कि बेसिकली कुछ लोग गवर्नमेंट के होंगे, इसने जो हमारी जुडिशरी है उसने अपनी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का हार माना उसके बेसिस में, और बाद में उसको रिजेक्ट कर दिया था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को। तो दिस इज ऑल अबाउट द जजेज के अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग में। प्रेजेंट समय में जो 3 जज केस है, जिसके अंदर 1 CGI प्लस में 4 सीनियर मोस्ट जजेज के द्वारा डिसाइड किया जाता है। आप देखिए कि 98 के समय ये 3 सीनियर जज का जो 3 जज का केस आया था। फर्स्ट जज केस कब है? SP गुप्ता 1982 के समय, फिर आपको देखने के लिए मिलेगा 94 के समय और फिर 98 के समय। तो ये जर्नी है हमारे यहाँ पे जजेस का, जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग में। जाके इसको रीड करना पॉलिटी की बुक के अंदर में, आप कौन से जो हमारा पार्लियामेंट का चैप्टर है उसके अंदर रीड करना। आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपको हमेशा। तो दिस इज ऑल अबाउट द आज का डिस्कशन के बारे में, इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जिनको हमने डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें जो एडिटोरियल्स हैं जिसके रिगार्डिंग में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कहा जाता है, तो स्टूडेंट जल्द ही हम एडिटोरियल्स का एक अलग से सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल हैं सभी को कवर करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।